हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे सभी यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रोफिक होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया है। किंगडम फंजाई को इंट्रोड्यूस किया था आर.एच. विटेकर ने। आज के वीडियो लेसन में हम किंगडम फंजाई के जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनसे ही आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपकी हेल्प करेगा किंगडम फंजाई को समझने में और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। सबसे पहले मैं आपको फंजाई से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि फंजाई होती क्या है। फंजाई को फंगी भी बोलते हैं और इसका जो सिंगुलर होता है उसको फंगस बोलते हैं। ये आपने जान ही लिया है कि किंगडम फंजाई के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं और हेटेरोट्रोफिक होते हैं। आपने बहुत ही कॉमनली फंजाई को देखा होगा। बहुत सारे फंजाई के जो स्पेसीज होती हैं वो हमारे आसपास मौजूद होती हैं। आप उनको बड़े आसानी से ऑब्जर्व करते हैं। फंजाई एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो हर जगह मिलते हैं, सोयल, एयर, वाटर, हर जगह ये आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। कुछ फंजाई हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं, बहुत ही हमारे काम की होती हैं और कुछ फंजाई ऐसी होती है जो हमारे किसी काम की नहीं होती और बदले में वह हमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी करती हैं। जैसे कि मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूं। मशरूम का नाम आपने सुना होगा। मशरूम्स को आपने देखा भी होगा जब आप वेजिटेबल्स लेने के लिए सब्जी मंडी वगैरह जाते होंगे, वहां पर आपको छोटे छोटे पैकेट्स में मशरूम मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। जो मशरूम आपको मिलता है, सब्जी आप इसकी बनाते हैं, इसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है, ये मशरूम एक फंजाई ही होता है, फंगस ये होता है। मशरूम के कई बेनिफिट्स हमें होते हैं। मशरूम जो होता है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स इसके अंदर होते हैं और इसके अंदर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स की काफ़ी कम अमाउंट होती है और प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। इसी वजह से मशरूम को रिकमेंड किया जाता है। जिन इंडिविजुअल्स को डायबिटीज़ होती है उनके लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो मशरूम एक फंजाई है जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। इसके अलावा आपने ईस्ट का नाम भी सुना होगा। ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होती है। इनका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्रीज में और अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज में। बेकिंग इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है। ये शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर का ये फर्मेंटेशन कर देते हैं। इसी तरह से इनका बेवरेजेस बनाने में भी यूज किया जाता है। शुगर का ये फर्मेंटेशन करते हैं और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे अल्कोहलिक सब्सटेंसेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि बियर, वाइन वगैरह बनाने के लिए भी ईस्ट का यूज किया जाता है। बेसिकली ये फर्मेंटेशन का काम करता है। तो ये एक तरह से ये भी हमारे लिए यूजफुल है। इसके साथ ही कुछ फंजाई ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। जैसे कि हमारी स्किन में कई बार छोटे छोटे दाग हो जाते हैं जिनको रिंग वर्म्स भी कहा जाता है। ये जो रिंग वर्म्स होते हैं इनके पीछे कोजल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फंजाई ही होती है। यानी कि ये फंजाई की वजह से ही होते हैं। हमारी स्किन के अंदर ये इरिटेशन हो जाती है, दाद, खाज, खुजली वगैरह हो जाती है। इसके पीछे भी जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म होता है वो फंजाई ही होता है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मशरूम को। ये जो मशरूम होते हैं इनको बटन मशरूम भी कहते हैं। इनका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो एगेरिकस होता है। इसको ग्रो किया जाता है और इसको एज ए फूड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक फंजाई है जो कि कॉमनली आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ। दूसरी एक हार्मफुल फंजाई है जो आपने बहुत बार देखी होगी। जब आप ब्रेड को रख देते हैं, काफी दिनों तक ब्रेड रखा रहता है खुले में और उसके अंदर नमी पहुंच जाती है तो उसके ऊपर आपको ये फंजाई ग्रो करती हुई दिखाई दे जाती है। इसको ब्रेड मोल्ड कह देते हैं जो हमारी ब्रेड को सड़ा देती है। तो ये भी फंगस होता है। इसके अलावा फंगस और बहुत सारे हमारे फूड पार्टिकल्स, फूड सब्सटेंसेस के ऊपर भी ग्रो कर जाता है। कोई भी फूड सब्सटेंस अगर आप खुले में रख देंगे, हवा वहां पर होगी और हवा में हल्की सी भी नमी होगी तो ये फंजाई वहां पर ग्रो कर जाएगी, क्योंकि फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में मौजूद रहते हैं। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी पर पैरासाइट की फॉर्म में रहती हैं और हमें डिजीज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर एक रिंग वर्म है, यानी दाद हो गया है। इसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल है फंजाई। फंजाई हमारी स्किन पर ग्रो करती है, हमारी स्किन के ऊपर कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है जिससे कि यहाँ से कुछ फूड्स को मिल जाए और वो जो एंजाइम्स रिलीज करती है वो हमारी स्किन के ऊपर इरिटेशंस क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरह से फंजाई हमारे लिए कई तरह से यूजफुल भी होती है और हार्मफुल भी होती है। जितने भी फंजाई होते हैं वो बहुत ही कॉमनली हमें चारों तरफ हमें मिल जाएगी। बहुत ही आसानी से हम फंजाई को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत ही सड़े गली चीज़ों के ऊपर भी छोटी छोटी फंजाई ग्रो कर जाती है। कॉमनली इनको सांप की छतरी बोला जाता है हमारी साइड में। आपकी साइड में क्या बोला जाता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन फंजाई बहुत ही कॉमनली
फाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फंजाई के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो किंगडम फंजाई है इसको सिंगुलर फॉर्म में हम फंगस लिखते हैं, और इसके अंदर आने वाले सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूकैरियोटिक होंगे, हीटरोट्रोफिक होते हैं। हीटरोट्रोफिक यानी कि ये अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। कुछ फंजाई सेप्रोट्रोफिक होती हैं, कुछ फंजाई पैरासाइटिक होती हैं और कुछ फंजाई सिम्बायोटिक भी होती हैं। लेकिन सारी की सारी जो फंजाई होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उनको हीटरोट्रोफिक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट के एग्जाम में आया हुआ है। वहाँ पर एक बार पूछा गया था कि सारी की सारी जो फंजाई होती हैं वो हीटरोट्रोफिक होती हैं या सेप्रोट्रोफिक होती हैं या पैरासाइटिक होती हैं। तो इसका आंसर है ऑल फंजाई आर हीटरोट्रोफिक, क्योंकि कुछ फंजाई ऐसी होंगी जो सेप्रोट्रोफिक होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो पैरासाइटिक होंगी, लेकिन सारी की सारी फंजाई हीटरोट्रोफिक तो होंगी ही, यानी कि वे अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, इसी वजह से उनको हीटरोट्रोफिक कहा जाता है। सारे के सारे जो फंजाई होते हैं वो हीटरोट्रोफिक होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम फंजाई को स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है माइकोलॉजी, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहा जाता है डी बैरी को। डी बैरी फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने माइकोलॉजी में बहुत सारी स्टडीज की, इसी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहा जाता है। फंजाई के अंदर आने वाली जितनी स्पेसीज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, हाईएस्ट नंबर्स में स्पेसीज होती है फंजाई की। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में। अब फंजाई जो होती है, यहाँ पर इस इमेज में आप देख रहे हैं फंजाई को ग्रो करते हुए, ये गोबर के ऊपर ग्रो कर रही है। इस तरह की फंजाई को कोप्रोफिलस भी कहा जाता है। फंजाई की जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कुछ कुछ प्लांट्स की तरह से आपको दिखाई देगी, लेकिन प्लांट्स से ये डिफरेंट होती हैं दो चीजों में। दो बड़े मेजर डिफरेंसेस होते हैं प्लांट्स के अंदर और फंजाई के अंदर। सबसे पहला डिफरेंस होता है कि जो फंजाई होते हैं उसके पास क्लोरोफिल आपको नहीं मिलेगा। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फंजाई के पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। इसके साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आपको फंजाई के अंदर मिलेगा, काइटिन की सेल वॉल की प्रेजेंस। प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस है जिनकी हेल्प से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्लांट्स को और फंजाई को। अब फंजाई में हमने ये समझ लिया है कि इसके अंदर सारे के सारे हीटरोट्रोफिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूडेड किए गए हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है ईस्ट। ईस्ट के बारे में हमने पढ़ा था जब हम किंगडम प्रोटिस्टा के फीचर्स पढ़ रहे थे, वहां भी हमने पढ़ा था कि ईस्ट को हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को ही रखा जाता है, लेकिन वहां से ईस्ट को हटाया गया था और ईस्ट को शिफ्ट किया गया था फंजाई के अंदर। तो कुछ रीजंस थे उसके पीछे, वो भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जब हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था वहां पर पढ़ लिए थे। एक बार फिर से मैं वे रीजंस आपको समझा देता हूं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि जो ईस्ट होता है, यानी कि ये यूनिसेलुलर फंजाई जो होती है, जब ये रिप्रोडक्शन करती है तो इससे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाती है। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एस्कस। तो ये दो ईस्ट की सेल्स हैं, इनसे ये एक स्ट्रक्चर बन रही है, थैले की तरह की एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। इन स्ट्रक्चर्स को हम एस्कस बोलते हैं और इन एस्कस के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं जो कि बाद में रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये जो स्पोर्स बनते हैं इनको बोला जाता है एस्कोस्पोर्स। तो इस तरह से एस्कस की फॉर्मेशन होना और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स होना ये बहुत ही हायर फंजाई का फीचर है। कुछ हायर फंजाई के अंदर एस्कस की फॉर्मेशन होगी और उनके अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे। जिन हायर फंजाई के अंदर एस्कस की फॉर्मेशन होती है और एस्कोस्पोर्स बनते हैं उनको बोला जाता है एस्कोमाइसिटीज। तो ये एस्कोमाइसिटीज फंजाई है, एक फंजाई का ग्रुप है जिनके अंदर एस्कस की फॉर्मेशन होती है और ये फंगल कैरेक्टर है, लेकिन ईस्ट के अंदर यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी ये कैरेक्टर मौजूद है। तो ये सबसे पहला कारण बना ईस्ट को फंजाई के अंदर प्लेस करने का। दूसरा कारण था इसके पास काइटिन की बनी हुई सेल वॉल का होना। ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोटिक होता है और उसके चारों तरफ जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। अब काइटिन की जो सेल वॉल है वो आपको मिलेगी ज्यादातर फंजाई के अंदर, इसी वजह से हमने यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी ईस्ट को किंगडम फंजाई के अंदर प्लेस किया है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये रीजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फंजाई का हैबिटेट क्या होता है, यानी फंजाई आपको मोस्टली कहां पर मिलेगी। ये हम समझ चुके हैं कि फंजाई जो होते हैं वो हीटरोट्रोफिक होती है। हीटरोट्रोफिक यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करना, यानी कि इनको अपना फूड अपने आप नहीं बनाना है। अपना फूड इनको अपने आप नहीं बनाना है तो इनको फोटोसिंथेसिस करने
की भी जरूरत नहीं है। अब फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है तो लाइट इनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। इसी वजह से ये लाइट में और डार्क में दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि फंजाई लाइट में ही ग्रो करेगी, लाइट में भी ये बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं और डार्क में भी ये बड़े आसानी से ग्रो करते हैं। क्योंकि ये हेटेरोट्रोफिक हैं तो इनको सिर्फ इस एक चीज की रिक्वायरमेंट है और वो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करना। यानी कि कोई फूड सोर्स इनके पास होना चाहिए जहां से इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिल सके, जिनकी हेल्प से ये अपना गुजारा चला सके। कोई ऐसा सोर्स जहां पर उपलब्ध होगा जहां से अपना ये फूड ऑब्टेन कर सकेंगे, वहीं पर ये ग्रो कर जाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करते हैं जहां पर ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता होती है। इन अ प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दे ग्रो लग्जुरेंटली, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से ये ऐसी जगह ग्रो करेंगे जहां पर ऑर्गेनिक मैटर होगा। और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही अच्छे अमाउंट मिलेगा आपको सोयल के अंदर। जिस सोयल के अंदर ह्यूमस होगी और वो सोयल थोड़ी गीली सी होगी, वहां पर बड़ी आसानी से फंजाई ग्रो कर जाएगी। इसके साथ ही जो गीले जूते होंगे आपके, उनके अंदर भी फंजाई ग्रो कर सकती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप अपने लेदर के शूज को थोड़ा सा गीला करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। बारिश के मौसम में आप उनका ध्यान नहीं करिए, उनके ऊपर आपको व्हाइट कलर की फंजाई ग्रो करती हुई दिख जाएगी बड़ी आसानी से। क्योंकि यहाँ से जो लेदर होता है शूज के अंदर, ये इनके फूड सोर्स की तरह से काम करता है। इसी के साथ साथ ये वुडन लॉग्स के ऊपर भी बड़े आसानी से ग्रो करते हैं। और हमारा जो फूड स्टफ होता है, जैसे कि ब्रेड हो गए, जैम जेलीज हो गए, फ्रूट्स वगैरह हो गए, उन सभी के ऊपर ये ग्रो करते हैं। इसी वजह से जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनके फ्रिज के अंदर रखा जाता है, जिससे वहां पर उनको ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशंस ना मिल सके जिसमें वो ग्रो करती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन तक ब्रेड को रखेंगे वो फिर भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर फंजाई कहीं ना कहीं से आकर के ग्रो कर जाती है। फंजाई के जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं वो एयर में भी रहते हैं, इसी वजह से बड़ी आसानी से ग्रो कर जाती है। कुछ फंजाई जो होती है फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी ग्रो करती है, यानी जिस टेम्परेचर पर पानी जम जाता है उस टेम्परेचर पर भी ये ग्रो कर सकती हैं। हॉट डेजर्ट में भी ये ग्रो करती हैं। और कुछ फंजाई एक्वेटिक होती हैं, यानी कि ये पानी के अंदर भी ग्रो करती हैं। पानी के अंदर ग्रो करने वाली फंजाई का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल अभी कुछ दिनों पहले आया था, जब कोरोना फैला हुआ था। तो कोरोना के साथ साथ एक डिजीज फेमस हुई थी जिसको बोला जाता था ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस में क्या हो रहा था, वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज किया था या ऑक्सीजन यूज की थी, उनको ये डिजीज हो रही थी। तो बाद में देखा गया ये डिजीज कैसे हो रही है, तो ये डिजीज हो रही थी जो पानी रहता है ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर, उसकी वजह से। जो पानी था वो प्योर नहीं था, वो पानी बहुत ही पुराना और ख़राब रखा हुआ था। अब उस पानी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कैसा पानी ये ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज किया जा रहा है। उसी पानी के अंदर ये फंजाई ग्रो कर गई और इसने बहुत ही हार्म पहुंचाया बहुत सारे लोगों को। पहले उन्होंने कोरोना से फाइट की, फिर उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया। ये बहुत ही तेज़ी से इसका इन्फेक्शन फैलता है, आइज़ में, नोज़ में और ब्रेन में फैल जाता है। बहुत सारे लोगों की तो आंखें तक निकालनी पड़ी म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से। तो ये आप समझ गए होंगे कि फंजाई जो होती है वो एक्वेटिक भी होती है और हमारे जो पोर्टेबल वाटर होता है जिसको हम पीने में यूज करते हैं उसको भी कंटामिनेट कर सकती है। तो ये हो गया हैबिटेट ऑफ फंजाई। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई के अंदर हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और ये 3 तरह से अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी इनके अंदर 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है कि फंजाई के अंदर कितने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फंजाई के अंदर 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सेप्रोट्रोफिक, सेकेंड वन इज पैरासाइटिक एंड थर्ड वन इज सिम्बायोटिक। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफिक जो फंजाई होती है, सेप्रो मीन्स होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये ऐसी फंजाई होगी जो उस जगह पर ग्रो करेगी जहां पर बहुत सारा डेड ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा। यानी जैसे कि ब्रेड हो गई, मीट हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल डंग हो गया, एनिमल का वेस्ट हो गया, एक्सक्रीटा हो गया, उन सारी जगहों पर ये फंजाई ग्रो करती हुई दिखाई दे सकती है। आपने बहुत बार इन फंजाई को देखा होगा। ये फंजाई आपको बहुत सारे जहाँ गंदगी होती है, जहाँ पर कूड़ा डाला जाता है, वहाँ पर ग्रो करती है। बारिश के सीजन में बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, उनकी जो रूट्स होते हैं, उनके नीचे का जो एरिया होता है, वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाती है। इनको सांप की छतरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर गंदी सी जगह में ग्रो करती है। इस टाइप की फंजाई को हम बोलते हैं सेप्रोट्रोफिक फंजाई। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको बोला जाता है सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो फंजाई डंग के ऊपर ग्रो करती है, यानी जो गोबर की वगैरह के ऊपर ग्रो करती है, उस फंजाई को बोला जाता है कोप्रोफिलस फंजाई। ये टर्म आपको याद रखना है। कोप्रोफिलस फंजाई का एग्जाम्पल है पाइलोबोलस। ये भी क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो ये हो गया सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
जो फंजाई पैरासाइटिकली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर ग्रो करती है और उन्हीं से न्यूट्रिशन को ड्राइव करती है, उनको हम बोलते हैं पैरासाइटिक फंजाई। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करती है। जैसे कि हमारी स्किन के ऊपर यहाँ पर एक फंजाई ग्रो कर गई है और इसने यहाँ पर रिंग वर्म बना दिया है, यानी कि ये दाद बना दिया है। दाद बनाया इसने इसलिए है कि ये जब फंजाई यहाँ पर ग्रो करती है तो अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए कुछ एंजाइम सेक्रेट करती है और वो एंजाइम्स हमारी स्किन के ऊपर इरिटेशन करते हैं। तो इस तरह की जो फंजाई होती है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली ग्रो करती है। इसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक फंजाई। इसको दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक प्रॉपर टेम्परेचर और नमी, यानी कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी होगी, थोड़ा सा चिपचिपाहट होगी, जहाँ पर पसीना आएगा उसको आप प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे, ड्राई आपकी बॉडी नहीं होगी, जहाँ पर चिपचिपाहट सी रहेगी आपकी बॉडी पे, स्किन पे गीली स्किन आपकी अगर रहेगी बहुत लंबे टाइम तक, तो वहाँ पर ये जो फंजाई है ये बड़ी आसानी से ग्रो कर जाती है। थर्ड एग्जाम्पल होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिस फंजाई के अंदर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक फंजाई। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में आप जानते हैं कि ऐसा एसोसिएशन होता है दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को ही बेनिफिट होता है। इसका एक एग्जाम्पल है लाइकेन्स का। लाइकेन के अंदर एल्गी और फंजाई दो ऑर्गेनिज्म एक साथ ग्रो करते हैं। इस इमेज में आप देखें, यहाँ पर ये एल्गल फिलामेंट्स है ग्रीन कलर के, ये एल्गी है, और यहाँ पर जो आप ये येलो कलर में देख रहे हैं ये फंजाई ग्रो कर रही है। तो ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स एक साथ ग्रो कर रहे हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रही है और जो ये फंजाई है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है और एक सरफेस प्रोवाइड करा रही है प्रॉपर्ली ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से एसोसिएशन करके भी फंजाई ग्रो कर जाती है। इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। ये जो एसोसिएशन थी फंजाई की जिसके अंदर इसने लाइकेन की फॉर्मेशन की, ये हो रही थी बहुत ही छोटे छोटे एल्गी के साथ में, यूनिसेलुलर एल्गी के साथ में। लेकिन कई बार जो फंजाई होती है वो लार्ज ट्रीज, हायर प्लांट्स के साथ भी एसोसिएशन कर लेती है। इस टाइप के एसोसिएशन को बोला जाता है माइकोराइजल एसोसिएशन। जैसे कि एक ट्री होता है पाइनस का, पाइनस के अंदर बहुत सारी फंजाई ग्रो कर जाती है। इस एसोसिएशन को हम माइकोराइजल एसोसिएशन बोलते हैं। इस एसोसिएशन में फंजाई को प्लांट से फूड मिलता है, शुगर वगैरह मिलता है, और इसके बदले में जो फंजाई होते हैं वो नीचे से मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके ज़मीन से वो प्लांट को प्रोवाइड करा देती है। तो इस तरह से दोनों का ही बेनिफिट होता रहता है। इसी वजह से इस टाइप के एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं। तो ये तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए फंजाई के अंदर। अब हम पढ़ते हैं फंजाई के अंदर थैलस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थैलस क्या होता है। आपने प्लांट्स को देखा होगा, प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये रूट्स हैं, ये लीव्स है और ये स्टेम है। तो इस तरह से उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रॉपरली रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। लेकिन फंजाई और एल्गी ये दो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्टेम, रूट, लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। लेकिन कई बार दिखने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये इसमें रूट्स निकली हुई हैं, ये पार्टिकुलर पार्ट इसका स्टेम है और ये पार्टिकुलर पार्ट इसका फ्रूट है, लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर, इस तरह की बॉडी जिसके अंदर हम क्लियरली रूट, स्टेम, लीव्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं थैलस। और इस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं थैलोइड। तो यहाँ पर जो हमने फंगल बॉडी होती है, फंजाई की जो स्ट्रक्चर होती है, फंजाई का जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है उसको हम थैलस बोलते हैं। थैलस से हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो जो फंगस का थैलस होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर में हमने पढ़ा ईस्ट के बारे में। एक और यूनिसेलुलर फंजाई होता है जिसका नाम होता है सिनकाइट्रियम। और मल्टीसेलुलर हम बहुत सारे फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। जो मल्टीसेलुलर फंजाई होती है उसके अंदर उसका जो थैलस होता है उसके अंदर बहुत सारे धागे की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि ब्रांच्ड होती हैं। इन धागे की तरह की स्ट्रक्चर को, इन ब्रांच स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है हाइफा। यानी कि आप जब फंजाई को ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आपको इस तरह से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी जिनके अंदर आपको प्रॉपर ब्रांचिंग भी दिखाई देगी। जो ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स, फिलामेंट या धागे की तरह की हमें दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं हाइफा। हाइफा होता है सिंगुलर और ये हाइफी होता है प्लूरल। तो बहुत सारे हाइफा एक साथ एक जगह अरेंज्ड होते हैं एक थैलस के अंदर। जब बहुत सारे हाइफा एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक मास सा बना लेते हैं, बहुत सारा कंपैक्ट मास वो बना लेते हैं, आपस में इकट्ठे होकर के बहुत ही इंट्रिकेटली इंटरवोवन हो जाते हैं, यानी उलझे हुए से रहते हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो एक सिंगल स्ट्रैंड है इसको हम बोलते हैं फंगल हाइफा। और यहाँ पर ये बहुत सारे स्ट्रैंड एक साथ
एक जगह प्रेजेंट है, इन सबको हम बोलेंगे माइसीलियम। और ये जो पूरी की पूरी आप बॉडी देख रहे हैं, फंगल बॉडी, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलस। तो ये हो गई थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। फंजाई के अंदर जो थैलस बनता है या फंजाई के अंदर जो इस तरह से माइसीलियम का डेवलपमेंट होता है वो एक स्पोर के जर्मिनेट होने से होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा स्पोर जर्मिनेट हुआ, स्पोर के जर्मिनेट होने से इससे बहुत सारे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। जो हाइफा होते हैं उनके अंदर एपिकल ग्रोथ होती है, यानी कि ये ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं। अब इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी, माइसीलियम जो आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा मल्टी सेलर फंजाई के अंदर। लेकिन अब यूनिसेलर फंजाई का क्या होगा? यूनिसेलर जो फंजाई होते हैं जैसे कि ईस्ट आप देख रहे हैं, ये एक ही सेल की फॉर्म में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, लेकिन कई बार बहुत सारी जो सेल्स होते हैं वो एक साथ आगे पीछे अरेंज हो जाती हैं और इस तरह से ये हमें एक माइसीलियम की तरह से ही दिखाई देना शुरू हो जाती है। लेकिन इसको हम माइसीलियम नहीं कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सूडोमाइसीलियम। तो ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन होती है फंजाई के अंदर। अब हम पढ़ते हैं फंजाई के अंदर सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सेल के बाहर सबसे जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है और फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है काइटिन की। कुछ फंजाई के अंदर ये सेलुलोज की भी बनी होती है जिसको हम फंगल सेलुलोज बोलते हैं। फंगल सेलुलोज जो मिलेगा वो आपको मिलेगा पाइथियम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट एग्जामिनेशन में ये आ चुका है कि किस फंजाई के अंदर आपको सेलुलोज की बनी सेल वॉल मिलेगी। द आंसर इज पाइथियम। पाइथियम के अंदर आपको सेल वॉल मिलेगी सेलुलोज की बनी हुई, अदरवाइज ज्यादातर फंजाई के अंदर आपको सेल वॉल मिलेगी काइटिन की बनी हुई। और काइटिन की जो सेल वॉल होती है उसकी एक खास बात और होती है कि ये रिजिड नहीं होती है, ज्यादा हार्ड ये नहीं होती है। काइटिन क्या होता है ये हम समझेंगे बायोमोलिक्यूल वाले वीडियो लेक्चर में। जब हम बायोमोलिक्यूल्स करेंगे वहां पर मैं आपको काइटिन की कंप्लीट स्ट्रक्चर समझाऊंगा। यहाँ पर आप सिर्फ अभी इतना समझ लीजिए कि काइटिन एक पॉलीसैकेराइड होता है जिसके अंदर बहुत सारी सब यूनिट्स मिल करके जुड़ी हुई होती हैं। जो ये छोटी छोटी सब यूनिट्स आपस में जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको काइटिन कहते हैं। और जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है काइटिन की वो होती है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन की। एन एसिटिल ग्लूकोसामीन एक ग्लूकोज डेरिवेटिव है। ग्लूकोज के साथ में कुछ सब्सटेंसेस के अटैच्ड हो जाने से एन एसिटिल ग्लूकोसामीन बनता है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज के साथ यहाँ पर एसिटिल ग्रुप जुड़ गए हैं। ग्लूकोज के साथ एसिटिल ग्रुप के जुड़ जाने से जो स्ट्रक्चर बनी उसको हमने कहा एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। और बहुत सारी एन एसिटिल ग्लूकोसामीन एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो गए, उन्होंने आपस में बॉन्डिंग बना ली। इस बॉन्डिंग के बनने से काइटिन की फॉर्मेशन होती है। काइटिन आपको फंजाई के अलावा मिलेगा इंसेक्ट्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, कुछ इंसेक्ट्स के अंदर भी आपको काइटिन मिलता है। इन इंसेक्ट्स और फंजाई के अलावा आपको कहीं भी काइटिन नहीं मिलेगा। काइटिन की जो सेल वॉल होती है उसमें काइटिन के साथ साथ कुछ पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह और बहुत सारी केमिकल सब्सटेंसेस भी एसोसिएटेड आपको मिल सकते हैं। अब इसी के साथ जो फंजाई की सेल होती है सबसे बाहर उसमें सेल वॉल होगी, सेल वॉल के नीचे आपको मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके साथ ही उसमें मिलेगा न्यूक्लियस, वैक्यूल्स। सारे के सारे जो यूकैरियोटिक सेल में मिलने वाले सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे के सारे ही आपको फंजाई की सेल में मिलेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सारे के सारे ये ऑर्गेनेल्स आपको मिलेंगे। बस यहाँ पर आपको प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। इस इमेज में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल भी है, गोल्जी एपैरेटस भी प्रेजेंट है। जो गोल्जी एपैरेटस आपको मिलेगा फंजाई के अंदर उसकी एक खास बात होती है कि वो यूनिसिस्टर्नल होता है। अब गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका काम होता है सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स आते हैं उनकी पैकेजिंग करना। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसिकल्स होती हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे बहुत सारे सब्सटेंसेस बन के जा रहे हैं, ये सीधे पहुंचेंगे गोल्जी बॉडी के पास में। गोल्जी बॉडी में बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको बोलते हैं सिस्टर्नी। अब इन सिस्टर्नी में ये सब्सटेंस जाते हैं और इनकी यहाँ पर पैकेजिंग वगैरह होती है। इनसे जो सब्सटेंसेस यूजफुल होते हैं उनको रख लिया जाता है, जो हार्मफुल होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो कुल मिला के फाइनल असेंबली और फाइनल पैकेजिंग ठप्पा वगैरह लगा करके गोल्जी बॉडी भेज देता है इनको अपने से बाहर। तो गोल्जी बॉडी के पास में बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोला जाता है सिस्टर्नी। ये आप यहाँ पर 3 सिस्टर्नी देख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी के अंदर होती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो फंजाई होता है उसके अंदर जो गोल्जी बॉडी होता है उसके अंदर सिर्फ एक सिस्टर्नी आपको मिलेगी, यानी गोल्जी बॉडी ऑफ फंजाई
इज यूनिसिस्टर्नल। यहाँ पर आपको सिर्फ एक सिस्टर्नी मिलती है और इसका जो गोल्जी बॉडी होता है इसी वजह से इसको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। जहाँ पर भी एक सिस्टर्नी मिलेगी उसको हम डिक्टियोसोम कहेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। इसी के अंदर से पैकेजिंग वगैरह होकर के इन वेसिकल्स की फॉर्म में सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। अगर ये गोल्जी बॉडी होगा दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का तो इसके अंदर आपको बहुत सारी इसी तरह की सिस्टर्नी मिलेंगी, यानी कि इस तरह से ऊपर नीचे अरेंज्ड होंगी बहुत सारी सिस्टर्नी। लेकिन फंजाई के अंदर सिर्फ आपको एक ही सिस्टर्नी मिलेगी, एक ही बहन है फंजाई के अंदर मिलने वाले गोल्जी बॉडी की, एक ही बहन होने की वजह से इसको यूनिसिस्टर्नल कहा जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है फंजाई के अंदर वो होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एज ए रिजर्व फूड मटेरियल हमारे जो लीवर होता है उसके अंदर भी स्टोर होता है। प्लांट्स के अंदर आप जानते हैं रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। अब जो काइटिन होता है, काइटिन को सिंथेसाइज कराने के लिए इसके पास कुछ काइटिन सिंथेटिक एंजाइम्स भी होते हैं, ये मिलते हैं इसका जो माइसीलियम होता है उसके एपिकल पोर्शन पे, और इनको बोला जाता है काइटोसोम्स। नाम से ही आप समझ गए होंगे काइटिन की जो फॉर्मेशन होती है, काइटिन को जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज किया जाता है वो सिंथेसाइज किया जाता है काइटिन सिंथेटिक एंजाइम्स के द्वारा। उन एंजाइम्स की एक पूरा ग्रुपिंग आपको मिलेगी, सारे के सारे एंजाइम्स एक जगह इकट्ठे आपको मिलेंगे। जो माइसीलियम है उसके एपिकल एंड पर उनका जो पूरा ग्रुप है, उन एंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर है, जो रिजर्वोयर है जिसने सारे के सारे काइटिन सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स को अपने पास रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं काइटोसोम्स। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होती है फंजाई की सेल की जो थोड़ी सी यूनिक होती हैं। फंजाई की सेल्स के अंदर नॉर्मल सेल्स की तरह से न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। एक छोटा सा यूनिक फीचर होता है फंजाई के न्यूक्लियस के अंदर, इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो माइटोसिस के टाइम पर भी इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप समझिए ये एक सेल है और इस सेल का ये न्यूक्लियस है। अब हम इस न्यूक्लियस को यहाँ से बाहर ला के देखते हैं, ये सेल का न्यूक्लियस है। इसके अंदर यहाँ पर जनरली डीएनए क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में मिलता है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स हो गए। अब जब सेल ये डिवाइड करेगी तो जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ये क्रोमोजोम्स की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ये इस तरह से क्रोमोजोम्स की फॉर्म में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। जब ये क्रोमोजोम्स की फॉर्म में अरेंज होना शुरू होते हैं तो जो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये यहाँ से डिसअपियर हो जाती है। जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उन सभी के अंदर ऐसा ही होता है, यानी प्लांट्स के अंदर भी ऐसा ही होगा और एनिमल्स के अंदर भी ऐसा ही होगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी यहाँ से, सिर्फ यहाँ पर आपको क्रोमोजोम्स दिखाई देंगे एक सेल के अंदर। तो यानी कि ये एक सेल हो गई और उसके बीच में आपको क्रोमोजोम्स दिखाई देंगे। लेकिन कुछ फंजाई के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप इंटैक्ट रहता है, यानी कि जब सेल माइटोसिस करती है, जब सेल डिवाइड करती है इसके पास तभी भी यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप आपको दिखाई देगा। आप बड़ी आसानी से न्यूक्लियर एनवेलप को देख पाएंगे। तो ये एक यूनिक सा फीचर होता है फंजाई का, ये आपको याद रखना है। जितनी भी स्ट्रक्चर बनेंगी जो हेल्प करेंगी सेल के क्रोमोजोम्स को अरेंज होने में, एक सेल को डिवाइड होने में, वो सारी की सारी स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही बनेंगी। जनरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डिसअपियर हो जाती है, लेकिन फंजाई के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब फंजाई का जो फिलामेंट है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये आप पहले ही समझ चुके हैं कि जो फंजाई होती है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम हाइफा बोलते हैं। हाइफा जिस फंजाई के अंदर होगा उसको हम फिलामेंटस फंजाई भी बोल सकते हैं। जितनी भी मल्टी सेलुलर जो फंजाई होंगी उन सभी फंजाई के अंदर आपको हाइफा मिलेगा। अब ये जो हाइफा होते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर होती है जब हम उसको इंटरनली ऑब्जर्व करते हैं तो जो फंजाई होती है अलग अलग फंजाई में हाइफा की स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब उसी के बेसिस पर हम इसको सेप्टेट और एसेप्टेट बोल सकते हैं। तो सेप्टेट माइसीलियम और एसेप्टेट माइसीलियम क्या होता है अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जो फंजाई होती है उसका जो थैलस होगा उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसको हम कहेंगे माइसीलियम या हाइफा। अब यहाँ पर जो हाइफा होगा उसकी जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे कुछ हायर फंजाई के अंदर, यानी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हायर फिलामेंटस फंजाई की। यहाँ पर आप ये जो हाइफा देख रहे हैं एक हायर फिलामेंटस फंजाई का है। इसके अंदर जो हाइफा होगा, हाइफा के अंदर छोटी छोटी क्रॉस वॉल्स आपको दिखाई देंगी, यानी कि ये एक पूरा का पूरा हाइफा है और हाइफा के अंदर यहाँ पर आपको कुछ वॉल्स दीवारें सी बनी हुई दिखाई देंगी।
ये जो वॉल्स होती हैं ये मल्टी सेलुलर फिलामेंटस हायर फंजाई के अंदर थोड़ा सा डिमार्केशन सा क्रिएट कर, यानी कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में ये डिवाइड कर देंगी फंजाई के हाइफा को। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये जो क्रॉस वॉल्स होती हैं जो हाइफा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम सेप्टा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर है जिसने यहाँ पर एक वॉल बना दी है, दूसरी स्ट्रक्चर है इसने भी यहाँ पर एक वॉल बना दिया है। तो इन सारी की सारी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेप्टा। तो जो हायर फिलामेंटस फंजाई है उसके अंदर इस तरह के सेप्टा मिलते हैं, इसी वजह से उसको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफा। तो यहाँ पर इस इमेज में भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये एक सेप्टा बना हुआ है और इस सेप्टा की हेल्प से ये जो इसका हाइफा है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स इसके अंदर बन गए हैं। तो ये जो सेप्टा होता है इसका क्या काम होता है, सेप्टा के थ्रू पूरी की पूरी जो हाइफा होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई और जो फूड वगैरह होता है वो पास होता रहता है, यानी दूसरे पार्ट के अंदर ये चला जाता है, यानी दूसरी पास की जो सेल होती है उसके अंदर सारे के सारे जो कंटेंट होता है वो एक दूसरे से वो शेयर कर सकती है। तो ये हायर फिलामेंटस फंजाई के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेंगी जिनको हम बोलेंगे सेप्टा। ये क्रॉस वॉल्स होंगी, इनके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स ये बना देती है। अब ये जो क्रॉस वॉल्स हैं ये आपको लोअर फंजाई के अंदर नहीं मिलेंगी, इस तरह के कोई सेप्टा आपको लोअर फंजाई में नहीं मिलेंगे, इसी वजह से उनको हम बोलते हैं एसेप्टेट यानी कि विदाउट सेप्टा। अब ये तो कुछ हायर फिलामेंटस फंजाई की बात हमने कर ली। अब हायर फंजाई में ही एक ग्रुप होता है फंजाई का जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। ये क्लास होती है फंजाई की, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो सेप्टा होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो और भी एडवांस होती है, उस एडवांस सेप्टा को हम बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको समझ लेना चाहिए कि डोलीपोर सेप्टम में और नॉर्मल सेप्टम में क्या अंतर है। नॉर्मल सेप्टम में आपने पढ़ा कि ये एक हाइफा है और हाइफा के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, इस तरह से सेप्टा की वजह से यहाँ पर कंपार्टमेंट बन गए हैं। तो ये हो गया नॉर्मल सेप्टा। इस तरह का जो हाइफा है उसको हमने बोल दिया सेप्टेट हाइफा। अब डोलीपोर सेप्टम क्या हो गया, डोलीपोर सेप्टम के अंदर ये होगा कि ये जो सेप्टम है इसके जो कॉर्नर्स है यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्वेलिंग सी बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर से थोड़ा स्वेल हो गया है, यानी ये बैरल की तरह के आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके एजेस पे स्वेलिंग्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं और इन स्वेलिंग्स के चारों तरफ आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पेरेंथोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कम्प्लेक्स सेप्टम है, इसको हम बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम। डोलीपोर सेप्टम के अंदर होगा ये कि जो इसके एजेस होंगे, अंदर की तरफ जो किनारे होंगे सेप्टम के, उसके अंदर आपको स्वेलिंग्स मिलेंगी, यानी कि वो थोड़े मोटे मिलेंगे साइज में, और उनके चारों तरफ कुछ थिकनिंग्स भी मिलेंगी जिनको हम बोलेंगे पेरेंथोसोम्स। तो इन पेरेंथोसोम्स की वजह से जो ये रास्ता है, जो ये सेप्टम का रास्ता है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस मूव कर रहे थे, ये थोड़ा सा चोक हो गया है, यानी कुछ टाइम के लिए बंद हो गया है। इसको यहाँ पर इसके रास्ते को रोक दिया है पेरेंथोसोम ने। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पेरेंथोसोम की लेयर है और यहाँ पर कुछ फिल्ट्रेशन सेलेक्टिव है, यानी पूरी तरह से खुला रास्ता, खुला दरबार नहीं है। यहाँ पर एक रास्ता सा, एक गेट की तरह की स्ट्रक्चर बना दी गई है। इस तरह का जो सेप्टम मिलेगा उसको बोलेंगे हम डोलीपोर सेप्टम। और जो ये सेप्टम होते हैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इसको क्लोज करके रखते हैं। इन बॉडीज को या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम वोरोनिन बॉडीज। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें पढ़ी डोलीपोर सेप्टम के अंदर। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि ये स्पेसिफिक सेप्टम है, थोड़ा सा एडवांस सेप्टम है जो आपको मिलता है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। इसके अंदर होगा ये कि जो सेप्टम के एजेस हैं वो थोड़े से स्वेलिंग उनमें मिलेगी, थोड़े से वे लार्ज साइज के आपको मिलेंगे। उनके चारों तरफ आपको थिकनिंग्स मिलेगी जिसको कहते हैं हम पेरेंथोसोम। पेरेंथोसोम जो है सेप्टम का जो रास्ता है उसको ब्लॉक करके रखते हैं। रास्ता ब्लॉक करने के लिए, उसको प्लग्ड करने के लिए, यानी जिससे उसके थ्रू फ्री फ्लो ना हो चीज़ों का, वो करने के लिए कुछ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स भी आती हैं जिनको बोलते हैं हम वोरोनिन बॉडीज। तो ये इस तरह से सेप्टम को बना के रखती हैं और ये जो वोरोनिन बॉडीज हैं वो टाइम टू टाइम अपने आप यहाँ से हट जाती हैं और ये इनकी वजह से जो ये रास्ता होता है सेप्टा के जो पोर्स होते हैं वो पार्शियली क्लोज्ड रहते हैं, यानी पूरी तरह से ये खुला हुआ नहीं रहेगा। वोरोनिन बॉडीज इसको थोड़ा सा बंद करके रखती हैं, यानी कि यहाँ पर जिस तरह से हमने ये देखा है, यहाँ पर सेप्टम पूरी तरह से जो पोर है, जो रास्ता है जिसके थ्रू चीजें मूव होती हैं, पूरी तरह से ओपन है। तो ये जो डोलीपोर सेप्टम है इसमें पूरी तरह से ये ओपन नहीं है, ये पार्शियली क्लोज्ड है, यानी थोड़ा सा ही खुला हुआ है और इसको
बंद रखने में हेल्प कर रही है वोरोनिन बॉडीज और पेरेंथोसोम्स। तो ये होता है हायर फंजाई के अंदर। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि जो लोअर फंजाई होते हैं उसका जो हाइफा होता है उसके अंदर आपको कोई भी कंपार्टमेंट्स दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी क्रॉस वॉल्स इस हाइफा में आपको दिखाई नहीं देंगी। ऐसा जो हाइफा होता है जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई क्रॉस वॉल्स आपको दिखाई नहीं देंगी उसको हम बोलते हैं एसेप्टेट। तो एसेप्टेट और सेप्टेट हाइफा कैसे होते हैं ये आप समझ गए होंगे। जो एसेप्टेट माइसीलम होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर जब सेप्टा थे तो एक सेल का एक न्यूक्लियस उसके पास था और दो सेल आपस में जुड़ गई थी सेप्टम की हेल्प से। तो इस तरह से वहाँ पर मल्टीसेलुलर था। लेकिन जो ये लोअर फंजाई है जिनके अंदर सेप्टम नहीं है तो उनके अंदर आपको सारी की सारी एक सिंगल सेल ही दिखाई देगी और उसके अंदर आपको दिखाई देगी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इस तरह के हाइफा को हम बोलेंगे एसेप्टेट हाइफा, और इस तरह की जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है उसको बोलते हैं हम सिनोसाइटिक। तो दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ऐसा हाइफा जिसके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी उसको हम बोलेंगे एसेप्टेट हाइफा, क्योंकि एसेप्टेट हाइफा के पास कोई भी क्रॉस वॉल्स नहीं है तो सारी की सारी सेल्स एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, यूनिफाइड हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपको हाइफा के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई दिखाई देंगे और जो हाइफा होगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होगा। इस कंडीशन को मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा की कंडीशन को हम बोलते हैं कोनोसाइटिक, और ये आपको मिलेगा ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ड्यूटेरोमाइसिटीज एक क्लास होती है फंजाई की, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी तक हमने फंजाई का जो थैलस है उसकी स्ट्रक्चर समझ ली है। अब हम फंजाई के अंदर टिश्यू स्ट्रक्चर समझते हैं। अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के बारे में आप जानते हैं, जब बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलकर के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को करना शुरू कर देती है हम उसको बोलते हैं टिश्यू। अब टिश्यू की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर टिश्यू आपको मिलेंगे, एनिमल्स के अंदर आपको टिश्यू मिलेंगे। लेकिन फंजाई के अंदर आपको टिश्यू जैसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। लेकिन कभी कभी जो उनके हाइफा होते हैं वो एक दूसरे के साथ इतने इंटरवोवन हो जाते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होती है वो इतनी कम्प्लेक्स हो जाती है कि वो हमें इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि प्लांट्स के अंदर टिश्यू हों। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर फंजाई के अंदर हमें दिखाई देती है जो कि टिश्यू नहीं होते लेकिन टिश्यू की तरह से ही दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं प्लेक्टेनकाइमा। तो ये आपको याद रखना है, व्हाट इज प्लेक्टेनकाइमा। प्लेक्टेनकाइमा इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाइफा इन हायर फंजाई इन विच दे लुक लाइक द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। यानी कि फंजाई के जो हाइफा होंगे कुछ हायर फंजाई के अंदर वो इस तरह से एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे कि वो हमें ऐसा लगेंगे जैसे कि प्लांट्स के अंदर टिश्यूज होते हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेक्टेनकाइमा। प्लेक्टेनकाइमा दो टाइप के होते हैं, प्रोसेनकाइमा एंड सूडोपेरेनकाइमा। अब प्रोसेनकाइमा और सूडोपेरेनकाइमा बहुत ही ईजी है, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं, इनकी स्ट्रक्चर में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। प्रोसेनकाइमा के अंदर जो हाइफा होंगे वो एक साथ लूजली अरेंज्ड होंगे और वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हाइफा एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है, ये एक हाइफा है और इसी के साथ यहाँ पर दूसरा हाइफा अरेंज हो गया है और इसी तरह से कई लेयर्स में हाइफा अरेंज्ड हो गए हैं। जो इस तरह का पैरेलल अरेंजमेंट है हाइफा का उसको हम बोलते हैं प्रोसेनकाइमा। तो प्रोसेनकाइमा के अंदर पैरेलल अरेंजमेंट होगा हाइफा का। हाइफा ये टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, यानी ये मिलकर के कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर नहीं है, लेकिन ये लग हमें टिश्यू की जैसे रहे हैं। अब इसी तरह से कुछ जो हाइफा होते हैं वो कंपैक्ट हो जाते हैं और क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, यानी बहुत ही क्लोजली वो इस तरह से पैक हो जाते हैं, इस तरह से वो इतने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनकी बन जाती है कि वो हमें राउंडेड सी सेल्स की फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यानी कि है ये हाइफा लेकिन हमें ये दिख रहे हैं बिल्कुल गोल गोल सेल की तरह से, जैसे कि आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं। आइसोडायमेट्रिक का मतलब सारी की सारी सेल्स एक ही डायमीटर की हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो हाइफा होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सूडोपेरेनकाइमा। अब जो पेरेनकाइमा शब्द यहाँ पर आया है, जो पेरेनकाइमा वर्ड है, ये भी प्लांट टिश्यू से लिया गया हुआ है। प्लांट्स के अंदर जो पेरेनकाइमा टिश्यू होता है वो ग्राउंड टिश्यू होता है, यानी उसके अंदर ही और सारे टिश्यू एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर आपने जाइलम का नाम सुना होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम का नाम सुना होगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारे के सारे जो टिश्यू होते हैं वो पेरेनकाइमा के अंदर रहते हैं।
पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है उसकी जो सेल्स होते हैं वो राउंडेड होती हैं, ओवल होती हैं और आइसोडायमीटरिक होते हैं, यानी उनकी सारी की सारी सेल्स की जो डायमीटर होती है बिल्कुल एक समान होती है। तो ये होता है पेरेन्काइमा प्लांट्स में मिलने वाला। लेकिन यहाँ पर फंजाई में जो हाइफा है वो इस तरह से अरेंज हो गए हैं गोल गोल स्ट्रक्चर बना करके कि हमें लग रहा है कि ये पेरेन्काइमा है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं सूडोपेरेन्काइमा। तो हम यहाँ पर हमने समझ लिया है कि जो टिश्यू की जैसी स्ट्रक्चर बना रहा है फंजाई उसको हम बोलते हैं पेलेक्टेनकाइमा। पेलेक्टेनकाइमा के हमने दो टाइप्स पढ़े, प्रोसेनकाइमा एंड सूडोपेरेन्काइमा। इसके अलावा कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी बन जाती हैं इसके हाइफा के एक साथ इंटरवोवन होने से। उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं राइजोमॉर्फ एंड स्क्लेरोशिया। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में आप रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो राइजोमॉर्फ होता है इसके अंदर जो हाइफा होते हैं एक रस्सी की तरह से अरेंज हो जाते हैं। इस इमेज में आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे से इस तरह से लिपट जाते हैं, जिस तरह से एक रस्सी होती है, रस्सी के अंदर इंटरवोवन हो जाते हैं, क्रॉस सेक्शन की तरह से वो अरेंज हो जाते हैं। जो राइजोमॉर्फ होता है इनके अंदर ये रूट की तरह से अरेंज रहते हैं, यानी रूट के जैसे दिखाई देते हैं और कुछ ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर जहाँ से नया हाइफा इमर्ज हो जाता है। जैसे कि आपने प्लांट्स की रूट्स देखी होंगी, जमीन के अंदर रूट्स फैली हुई रहती हैं और वहाँ पर से रूट्स से स्टेम इमर्ज होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये रूट की तरह से जमीन के अंदर फैले हुए होते हैं और यहाँ से एक जो माइसीलियम है, यहाँ से एक जो हाइफा है ये ऊपर की तरफ ग्रो कर जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को राइजोमॉर्फ कहा जाता है और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया बिल्कुल सूडोपेरेन्काइमा की तरह से ही होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राउंडेड सी स्ट्रक्चर है। बस सूडोपेरेन्काइमा में और स्क्लेरोशिया में अंतर ये है कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती है। बाहर से जो इनकी वॉल होती है बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही हार्ड सा रिंड इनके चारों तरफ रहता है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो इस राउंडेड सी स्ट्रक्चर के अंदर जो माइसीलियम है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। जब कंडीशंस फेवरेबल आ जाती हैं तो इससे यहाँ पर माइसीलियम इमर्ज हो जाता है। तो ये भी हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। राइजोमॉर्फ और स्क्लेरोशिया को हम रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में भी पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को अब हम समराइज कर लेते हैं, क्या क्या आज के वीडियो लेसन में हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि किंगडम फंजाई एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिसके अंदर हमने यूकैरियोटिक हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स को रखा है। फंजाई की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी इज डी बैरी। फंजाई के अंदर ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी हमने किंगडम फंजाई के अंदर रखा हुआ है, जैसे कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। फंजाई जो होते हैं हेटेरोट्रोफिक होते हैं, लेकिन 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर होते हैं, ये आपने अच्छे से समझ लिया है। सेप्रोट्रोफिक होते हैं ये, पैरासाइटिक होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं। अब ये भी हमने समझ लिया कि फंजाई जो होते हैं उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स का कोई भी डिमार्केशन नहीं होता है। इस वजह से इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी जो बॉडी होती है इसको हम थैलस या थैलोइड कहते हैं। थैलस के अंदर लॉन्ग ट्यूब की तरह से ब्रांच्ड हाइफा मिलते हैं। अब बहुत सारे हाइफा एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइसीलियम। जो फंजाई की सेल होती है उसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर आउटर लेयर जो होती है वो बनी होती है काइटिन की। कुछ फंजाई के अंदर सेलुलोज की बनी हुई ये लेयर होती है। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स एन एसिटिल ग्लूकोसामीन की एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। जो फंजाई का माइसीलम होता है उसके अंदर क्रॉस वॉल्स आपको मिलेंगी। अगर क्रॉस वॉल्स आपको फंजाई के माइसीलम के अंदर दिखाई दे रही हैं, फंजाई के जो हाइफा है उसके अंदर क्रॉस वॉल्स हैं, तो हम उसको बोलेंगे सेप्टेट। सेप्टेट हाइफा मिलेगा आपको हायर फंजाई के अंदर। अगर यहाँ पर क्रॉस वॉल्स आपको नहीं दिखाई दे रही हैं तो हम इसको बोलेंगे एसेप्टेट। कुछ हायर फंजाई के अंदर आपको डोलीपोर सेप्टम भी मिलेगा, जिसके बारे में हमने डिटेल में समझ लिया है। हायर फंजाई जो होती हैं जिनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, उनके जो हाइफा होते हैं वो टिश्यू की तरह से अरेंज हो जाते हैं। टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर वो बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पेलेक्टेनकाइमा। पेलेक्टेनकाइमा के 2 टाइप्स हमने पढ़े, प्रोसेनकाइमा एंड सूडोपेरेन्काइमा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेसन जिसके अंदर हमने पढ़ा फंजाई के जनरल फीचर्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो लेसन से आपने फंजाई के जनरल फीचर्स के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें समझी होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप अपने क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।